नमस्कार। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों से जुड़ा हर अपडेट, हर विश्लेषण लगातार राज्यसभा टीवी पर जारी है। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। असम में बीजेपी ने रचा इतिहास, 2/3 बहुमत के साथ बनाएगी गठबंधन सरकार। तरुण गोगोई ने कहा, जनता का आदेश सिर माथे। तमिलनाडु और बंगाल में महिलाओं का दबदबा, 2/3 बहुमत के साथ ममता बनर्जी की वापसी। जयललिता ने फिर जीता जनता का विश्वास। असम और केरल में कांग्रेस को शिकस्त, तरुण गोगोई और केरल में ओमान चांडी ने ली हार की जिम्मेदारी। पुदुचेरी में कांग्रेस गठबंधन को बहुमत। बीजेपी के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री ने दी कार्यकर्ताओं को बधाई। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस के खिलाफ जनादेश, हार पर कांग्रेस का आत्ममंथन। और अंतर्राष्ट्रीय जगत से बड़ी खबर, मिस्र का यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, सभी 66 यात्रियों के मारे जाने की आशंका। मिस्र ने जताई आतंकी हमले की आशंका। पांच राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। असम में जहां पहली बार कमल खिला है, वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की शानदार वापसी ने साबित कर दिया कि दीदी का फिलहाल कोई तोड़ नहीं। राज्य में कांग्रेस सीपीएम गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। दक्षिण राज्यों की बात करें तो जयललिता की फिर से सत्ता में वापसी हो गई है। आमतौर पर तमिलनाडु की जनता सत्तारूढ़ पार्टी को दोबारा मौका नहीं देती, लेकिन जयललिता ने इस बार ये मिथक तोड़ दिया है। वहीं केरल में सत्ता विरोधी लहर देखने को मिली, जिसकी वजह से एलडीएफ ने यूडीएफ का पत्ता साफ कर दिया। साथ ही पुदुचेरी में डीएमके कांग्रेस गठबंधन ने जीत दर्ज करके बहुमत हासिल कर लिया। असम में बीजेपी ने जीत हासिल की है। पार्टी गठबंधन ने यहां 126 विधानसभा सीटों में से 64 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस 26 सीटें जीत चुकी है। एआईयूडीएफ को 13 और एजीपी को 14 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया है। असम में बीजेपी की जीत पर गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। ये पहला मौका है जब पूर्वोत्तर में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का भी भरोसा दिलाया। असम में मुख्यमंत्री के बीजेपी उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने जनता का शुक्रिया अदा किया है। We are all sincerely grateful to the people of Assam. It is the people of Assam who have brought these particular changes and have given an opportunity to BJP and allies partners to work for the overall growth of the state and also to take up the long-standing problem of the state of Assam. वहीं चुनाव नतीजों ने लगातार चौथी बार तरुण गोगोई का मुख्यमंत्री बनने का सपना तोड़ दिया है। इस हार ने कांग्रेस के 15 साल के राज पर विराम लगा दिया है। With all humbleness, we accept the verdict of the people of Assam. People of Assam, they desire that this time administration or the government, BJP or all alliance, they should rule the states. So let them fulfill their promises. I have got best of wishes. I congratulated Sarbananda Sonowal for his grand success. 2011 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 78 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी के खाते में महज 5 सीटें आई थी। लेकिन इस बार ये आंकड़े पूरी तरह बदल गए हैं। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी, गुवाहाटी। असम में मिली शानदार और ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया। हम सब मिलकर के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह, उनकी पूरी टीम, प्रदेशों की भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, उनकी टीम और पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
और आइए एक नजर डालते हैं असम में बीजेपी का चेहरा बने सर्बानंद सोनोवाल के राजनीतिक सफर पर। 54 साल के सर्बानंद की गिनती असम के युवा तेज तर्रार नेताओं में होती है। 31 अक्टूबर 1962 में डिब्रूगढ़ में जन्मे सोनोवाल ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की। इसके बाद वो असम में प्रभावी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का दामन थामकर आगे बढ़े। 1992 से 1999 तक वो असम स्टूडेंट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2000 में उन्होंने आसू का साथ छोड़कर प्रफुल्ल महंत की असम गण परिषद का हाथ थामा। 2001 में मोरन सीट से जीतकर सोनोवाल पहली बार विधानसभा पहुंचे। 2004 में डिब्रूगढ़ से कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन सिंह घटोवार को मात देकर वो पहली बार लोकसभा के सदस्य बने। हालांकि 2009 में उन्हें ये सीट गंवानी पड़ी। एजीपी नेतृत्व से नाखुश सर्बानंद 2011 में बीजेपी में शामिल हुए। 2012 में पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में सर्बानंद ने असम की लखीमपुर सीट से जीत हासिल की। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार में उन्हें खेल मंत्री बनाया गया। 1 दशक से अधिक के सियासी सफर के दौरान उनकी छवि साफ सुथरी रही और उनका नाम भी कभी विवादों में नहीं आया। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी, गुवाहाटी। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्ता में दोबारा वापसी की है। लेफ्ट और कांग्रेस को मात देते हुए ममता बनर्जी ने 211 सीटों पर जीत दर्ज की। ममता बनर्जी 27 मई को शपथ ग्रहण करेंगी। वहीं लेफ्ट ने हार कबूल करते हुए आत्ममंथन की बात कही है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी समर्थक सड़कों पर उतर आए और जमकर जश्न मनाया। टीएमसी को 294 में से 211 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस को 44 सीटें और लेफ्ट को 29 सीटें हासिल हुई हैं। ममता बनर्जी ने इसे जनता की जीत बताया है। সমস্ত বিরোধী শক্তি এক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও অনেক রকম জোট তৈরি করেছে। যাই হোক, আমি আগে মিটিংয়ে বলেছি, আজকে নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখেন এবং একটা সন্ত্রাস চলছে ইলেকশনকে কেন্দ্র করে। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन जनता का भरोसा जीतने में नाकाम रहा। राज्य में वाम मोर्चे को करारी हार का सामना करना पड़ा है। वाम दलों ने आत्ममंथन करने की बात कही है। पश्चिम बंगाल में 2011 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 184 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस 42 विधायकों के साथ दूसरे स्थान पर और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 40 सीटों के साथ तीसरे पायदान पर रही थी। पूरा विपक्ष तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एकजुट था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने अपनी जीत का दायरा और बढ़ाया है। कांग्रेस ने इन चुनावों में अपनी थोड़ी प्रतिष्ठा जरूर बचाई, लेकिन लेफ्ट फ्रंट के लिए चुनाव नतीजे बेहद निराशा भरे हैं। कैमरामैन अनिर्बान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, कोलकाता। माँ, माटी और मानुष की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी को जमीन से जुड़ी नेता के रूप में जाना जाता है। दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल की राजनीति में अलग पहचान रही है और वो दूसरी बार राज्य की कमान संभालने जा रही हैं। ममता बनर्जी लगातार दूसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पद संभालेंगी। 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में जन्मी ममता बनर्जी ने राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस के साथ की। उन्होंने पार्टी में कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली। वो कांग्रेस की टिकट पर 1984 में पहली बार लोकसभा पहुंची। ममता 7 बार लोकसभा की सदस्य रही हैं। उन्होंने केंद्र में कांग्रेस और एनडीए सरकार में रेल मंत्री समेत कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। ममता बनर्जी ने 1997 में कांग्रेस से अलग होकर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और पार्टी अध्यक्ष बनी। पश्चिम बंगाल में 2011 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की और वो राज्य में वाम दलों के दबदबे को खत्म करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। 2016 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने एक बार फिर इतिहास बनाते हुए करीब 2/3 सीटों पर जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ।
मेजर ध्यानचंद, हॉकी के सर्वकालिक महान खिलाड़ी। 22 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 400 से ज्यादा गोल, 3 ओलंपिक स्वर्ण। इतना ही नहीं, ओलंपिक में कुल 12 मैच खेलकर किए 38 गोल। ध्यानचंद के प्रशंसकों में शामिल थे क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन और जर्मन तानाशाह हिटलर। ड्रिबल में महारत और दनादन गोल दागने की काबिलियत के लिए उन्हें कहा जाता है हॉकी का जादूगर। और अब बात तमिलनाडु की, जहां एक बार फिर एआईएडीएमके की सरकार बनेगी। जयललिता दोबारा राज्य की बागडोर संभालेंगी। 1984 के बाद पहली बार, लगातार दूसरी बार किसी पार्टी को सत्ता मिली है। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले एआईएडीएमके की सीट कम हुई है। जश्न की ये तस्वीरें हैं एआईएडीएमके मुख्यालय की, जहां पार्टी की सत्ता पर शानदार वापसी से कार्यकर्ताओं में जोश है। जयललिता लगातार दूसरी बार तमिलनाडु में सरकार बनाएंगी। विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके को 134 सीटें मिली हैं। वहीं डीएमके को 89 और उसके साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस को 8 सीटें मिली हैं। दूसरे दलों के खाते में 1 सीट गई है। जयललिता ने जीत के लिए मतदाताओं का आभार जताया है। We are indebted to the people of Tamil Nadu for giving us this tremendous victory. I have no other interest in life except working for the people of Tamil Nadu. My life is dedicated to the people of Tamil Nadu. पिछले चुनाव की बात करें तो 2011 विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके को 150 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं डीएमडीके को 29 सीटों पर विजय मिली थी। डीएमके केवल 23 सीट पर ही जीत सकी थी, जबकि कांग्रेस ने केवल 5 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறக்கூடிய சூழ்நிலையில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை பொறுத்தவரையில் 90 இடங்களுக்கு மேல் வெற்றி பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில் वोट शेयर की बात करें तो एआईएडीएमके की सीटें भले ही कम हुई हों, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 3% ज्यादा वोट मिले हैं। डीएमके को 2011 के चुनाव में 22% वोट मिले थे, लेकिन इस बार करीब 32% वोट हासिल हुए हैं। डीएमडीके के वोट बैंक में करीब 6% की कमी आई है। इस बार कांग्रेस को करीब 7% और पीएमके को 5% वोट हासिल हुए हैं। तमिलनाडु में जयललिता की जीत पर जिससे भी पूछिए वो यही कहता है कि पिछले 5 सालों में अम्मा ने जो सम्मान दिए हैं उसमें वो और वृद्धि करेंगी। और लोग यह भी कहते हैं कि पिछले 5 सालों में कोई सामाजिक तनाव उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन डीएम के लिए भी खुशी की बात यह है कि उसे पिछले समय से काफी अच्छी सीटें आई हैं और एक तरह से कहें तो स्टालिन का नेतृत्व फिर से स्थापित हुआ है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ चेन्नई से अखिलेश सुमन। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की असली हीरो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता हैं। उन्होंने अपनी पार्टी एआईएडीएमके को लगातार दूसरी बार सत्ता में लेकर आई हैं। पिछले 32 साल से राज्य में किसी भी पार्टी ने लगातार 2 बार सरकार नहीं बनाई है। एआईएडीएमके मुख्यालय में समर्थकों का हुजूम बता रहा है कि मुख्यमंत्री जयललिता यानी अम्मा का जलवा बरकरार है। अदाकारी से राजनीति में आई जयललिता ने पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन की देखरेख में राजनीति के गुर सीखे। रामचंद्रन के निधन के बाद एआईएडीएमके पर पकड़ बनाने के लिए उन्हें काफी पसीना बहाना पड़ा। इसके बाद वो आज तक एआईएडीएमके की सर्वमान्य नेता हैं। हालांकि जयललिता की बेदाग छवि नहीं रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा और 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक छोड़नी पड़ी। पिछले साल चेन्नई में आई भीषण बाढ़ के दौरान उन पर संवेदनहीन होने का आरोप लगा, लेकिन चुनाव परिणाम बताते हैं कि जनता ने उनके काम को सराहा है। 68 साल की जयललिता 6ठी बार तमिलनाडु की कमान संभालेंगी। उनका नाम तमिलनाडु में ब्रांड बन चुका है और अम्मा नाम से कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। मुफ्त में मिक्सी से लेकर शादी के लिए सोना देना उन्हें महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनाता है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी, चेन्नई। और अब बात केरल की। केरल ने एक बार फिर बदलाव पर मुहर लगाई।
प्रदेश में लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एलडीएफ ने एक तरफा जीत हासिल की है। सीपीएम की अगुवाई वाले एलडीएफ के हाथों में जनता ने सत्ता की कमान सौंपी है। सत्ताधारी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने हार मानते हुए एलडीएफ को बधाई दी है। केरल की गलियों में ऐसी तस्वीरें दोपहर से पहले ही देखी जाने लगी। जगह जगह वाम पार्टियों के समर्थक जश्न मनाते देखे गए। केरल के मतदाताओं ने पुरानी रवायत को फिर से जारी रखते हुए बदलाव के पक्ष में जनादेश दिया। एलडीएफ ने प्रदेश की 60% से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर लिया। केरल में एलडीएफ को 91, यूडीएफ को 47, बीजेपी को 1 और अन्य को 1 सीट मिली है। सीपीएम ने इसे जनता की जीत करार दिया है। This huge victory is a result of our consistent struggle in the last 5 years against the anti-people policies of state government led by Congress, their corruption, and also to protect the secular fabric of Kerala society. हालत ये रही कि यूडीएफ सरकार के कई मंत्रियों को शिकस्त झेलनी पड़ी। यूडीएफ के घटक दलों में जेडीयू, आरएसपी और केरला कांग्रेस डेमोक्रेटिक का खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस ने फैसले का सम्मान करते हुए हार की जिम्मेदारी ली है। People's verdict is against UDF. So we will discuss this in detail in the party and also UDF. Then only we will give you the final opinion about this. जोर शोर से तीसरी ताकत के रूप में खुद को पेश करने वाली बीजेपी को ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन 10.5% वोट हासिल करने में वो कामयाब रही। साथ ही प्रदेश के इतिहास में पहली बार बीजेपी के किसी विधायक ने जीत हासिल की। नेमोम सीट पर बीजेपी के ओ राजगोपाल सीपीएम के वी शिवाकुट्टी को हराने में कामयाब रहे। अब देखना होगा कि सीपीएम की तरफ से पिनाराई विजयन और वीएस अच्युतानंदन में कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं। केरल के मतदाताओं ने 5 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर एलडीएफ को भारी बहुमत के साथ जनादेश दिया है और यूडीएफ की करारी हार में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। लेकिन इन दोनों गठबंधन की आपसी लड़ाई के बीच बीजेपी केरल में पहली बार अपना खाता खोलने में सफल हुई है। कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, तिरुवनंतपुरम। और केरल में कई बड़े चेहरे विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। वहीं यूडीएफ के कई मंत्रियों को हार का मुंह भी देखना पड़ा। मुख्यमंत्री ओमन चांडी पुदुपल्ली सीट से जीत गए हैं। सीपीएम के वीएस अच्युतानंदन ने भी मल्लापुझा से फिर जीत हासिल की है। यानी कई बड़े चेहरे हैं जो जीते हैं, तो कई को हार का मुंह भी देखना पड़ा है। पार्टी के ही पिनाराई विजयन ने धर्मदम सीट से जीत हासिल की है। वहीं बार घूसखोरी कांड में आरोपी यूडीएफ से मंत्री के बाबू को त्रिपुनितुरा सीट से हार मिली है। वहीं केरल की राजनीति का बड़ा चेहरा विधानसभा अध्यक्ष एन शकडन को भी कटकड़ा से हार का सामना करना पड़ा। 5 राज्यों में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सिर्फ पुदुचेरी से आई। पार्टी ने यहां सामान्य बहुमत हासिल कर लिया है। एनआर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है। मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने इस्तीफा दे दिया है। पुदुचेरी में जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जश्न का मौका मिल गया। 30 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी ने 15 सीटें जीती और उसकी सहयोगी डीएमके को 2 सीटें मिली। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 7 और डीएमके को 2 सीटें मिली थीं। अब तक सरकार चला रही एनआर कांग्रेस की सीटें घटकर करीब आधी रह गईं। उसे महज 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा। एआईएडीएमके के खाते में 4 सीटें गई हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी निर्दलीय को 1 सीट मिली है। एनआर कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोग हैं। अभी उन्होंने 5 साल में लोगों को काम नहीं किया। लोग उनको एनआर कांग्रेस के खिलाफ, उनका सरकार के खिलाफ नाराज है। उसके कारण अब ये लोग कांग्रेस को डीएमके अलायंस को वोट दिया। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 30.6% वोट मिले तो डीएमके को 8.9%। एनआर कांग्रेस के खाते में 28.1% तो एआईएडीएमके को 16.8% वोट मिले। निर्दलीय और अन्यों के खाते में करीब 13% वोट गए। लगातार हार झेल रही कांग्रेस पार्टी के लिए पुदुचेरी की जीत एक सुखद एहसास है। साथ ही साथ
जब कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री लंबे वक्त के बाद कहीं शपथ लेगा तो यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे देश के कार्यकर्ताओं में उत्साह का वर्धन होना लाजमी है। कांग्रेस चाहेगी कि यहाँ से मिली जीत की चुनौती को आगे बढ़ाए और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में उसका प्रयोग करे। कैमरामैन संतोष के साथ पुदुचेरी से रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव परिणामों को बीजेपी के लिए उत्साहजनक बताया है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों का भरोसा फिर से जीतने के लिए कड़ी मेहनत करने की बात कही है। असम में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली से गुवाहाटी तक जश्न मनाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में मतदाता बीजेपी पर भरोसा जता रहे हैं और उनकी सरकार चौतरफा विकास के लिए काम करेगी। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने एक रास्ता दिखाने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि ये सकारात्मक परिणाम है और बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। केरल और असम में सरकार जाने से कांग्रेस में निराशा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जनता का विश्वास हासिल करने के लिए पार्टी फिर से मेहनत करेगी। हम मंत्र मंथन करेंगे, सब कारणों के ऊपर विचार करेंगे और खुद को सशक्त तरीके से दोबारा जनता के समक्ष पेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपना आकलन स्वयं करना है। केरल में जीत से सीपीएम उत्साहित तो है, लेकिन बंगाल में मिली हार ने पार्टी में उत्साह कम कर दिया है। We will examine the reasons and review these results as far as the left front's poor performance in the state is concerned and the tactics that were adopted by the left front. वहीं जेडीयू का मानना है कि इन नतीजों से देश की राजनीति पर दूरगामी असर पड़ेगा। कोई शक नहीं कि जो ममता जी और जयललिता जी का जीत है, लेफ्ट की जो जीत है, ये आने वाले समय में देश की राजनीति में उसको बदलने में बड़ी भूमिका होगी इनकी। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी के लिए ये नतीजे संजीवनी से कम नहीं हैं। वहीं खोया जनाधार वापस पाने की कोशिश कर रही कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है। श्याम सुंदर और कृति मिश्रा के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल और केरल में चुनावी नतीजों के साथ ही हिंसा शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कथित रूप से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सीपीएम कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की। उधर केरल के कन्नूर जिले में एलडीएफ की विजय रैली पर बम फेंका गया। इसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 8 जख्मी हुए हैं। राज्य के दूसरे हिस्सों में भी सीपीएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। और अब बात 4 राज्यों में 16 मई को हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों की। उत्तर प्रदेश की जंगीपुर और बेल्लारी सीट समाजवादी पार्टी ने जीत ली है। झारखंड में गोड्डा सीट बीजेपी ने फिर जीती है। वहीं पांकी विधानसभा में कांग्रेस की जीत हुई है। गुजरात की तलाला विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। तेलंगाना के पालियार विधानसभा सीट से टीआरएस को जीत हासिल हुई है। वहीं मेघालय के तुरा लोकसभा उपचुनाव में कोनाड के संगमा ने जीत दर्ज की है। और चुनाव से अलग एक और अहम खबर है, आपको बताते हैं। इजिप्ट एयर का एक विमान आज भूमध्य सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान पेरिस से काहिरा जा रहा था। इस पर 66 यात्री सवार थे। हादसे के वक्त विमान 22,000 मीटर की ऊंचाई पर था। मिस्र ने आतंकी हमले या फिर तकनीकी खामी से इनकार नहीं किया है। फ्रांस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। ग्रीस के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक हादसे से 5 मिनट पहले पायलट ने बात की थी और तब सब कुछ सामान्य था। और इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।